allowing the request, but we would then you'll have to make arrangements for what is it called, video link wherever he is, and the video link, please have it tested and all that. So when we assemble, we don't want any disturbance. The video link facility, however you want to arrange it, they have already been provided. परसों से कम से कम आगाज़ तो कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बार फिर अदलिया में मुदाखलत का इल्ज़ाम सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक्स केस में उन्हें ये पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। ख़त की खबरें आने के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि हुकूमत ना ही हुकूमती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है न कर सकता है। नाज़रीन, आज अदालत से और भी कई अहम खबरें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्विस होने से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई ने अदालत में ज़ाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त की है। अगर वो बजरिया वीडियो लिंक पेश होना चाहें तो हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि बानी पीटीआई अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दलाइल भी दे सकते हैं। परसों तक वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने का बंदोबस्त किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हाफिज़ अहमदुल्ला एक निजी चैनल से उन्होंने बात की तो दावा ये किया है उन्होंने कि बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होंगे, उनके लिए काम हो रहा है। पीटीआई को मिलने वाले मुस्बत इशारों के नताइज सामने आने में वक्त लगेगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पीटीआई से बात बनी हुई है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या हुकूमत बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करेगी और क्या वाकई बानी पीटीआई और उनकी जमात की बात बनी है। पैनल का मैं तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राणा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि बहुत सारे मामलात जिस पर हम बारहा बात करते हैं, बानी पीटीआई भी कह चुके हैं कि वो आर्मी चीफ को ख़त भी लिखेंगे। मामलात यहाँ तक हैं कि वो सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहते हैं, जबकि उधर से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि तमाम सियासी जमातें आपस में बात करें। हाफिज़ अहमदुल्ला ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से बात बनी हुई है अभी तक और नताइज सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको लगता है कि वाकई बानी पीटीआई के लिए कोई रास्ता बन रहा है? और ये जो अदालती मामलात हैं इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ब्रिगेडियर साहब। देखिए, दुआ बात ये है कि मेरे ख्याल में DGISPR ने बड़े ही साफ अल्फाज में बल्कि क्लियर टर्म में बात की, जिसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया पीटीआई की तरफ से। तो मेरे तो ख्याल में कोई मुझे डाउट नहीं लगता। उन्होंने कहा कि शरपत नासिर थे जो शरपत डोला, उनसे इस तरह के बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उससे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जिन्होंने 9 मई को शोहदा के साथ ऐसी वाक़े उनकी बेहुरमती की। और उसके बाद सेकेंड उन्होंने कहा अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आप पोलिटिकल पार्टी से करें। और बात भी ठीक है, एक तरफ आप बुराइयाँ करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, आप चीफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं, DGISPR को क्रिटिसाइज असेंबली में जितना कर सकते थे आपने किया। तो उसके बाद आप कहते हैं मैं ख़त भी लिखूंगा जो आर्मी चीफ को। व्हाट इज इट जो फुल पर्सनैलिटी वी शुड फिनिश इट, इसलिए कि आर्मी आपको ये कह रही कि मुज़ाकरा नहीं करे। आपको दूसरा फोरम है, आपको पॉलिटिकल पार्टी जो है सर्विंग जो हुकूमत है वो आपको इनवाइट कर रही है। राना सनाउल्लाह को मैंने देखा सुनते हुए, उसको दूसरे लीडर्स को भी कहा जी आएँ और आप जिस वक्त कहें हम उसके लिए तैयार हैं, हम ओपन डायलॉग के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल में एक बात है कि ज़रूर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नेशनल डायलॉग की खुद कॉल देनी चाहिए, नॉट थ्रू स्पोक्सपर्सन। ही शुड से इनवाइट ऑल पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, इस वक्त बहुत ज़रूरी इकॉनमी को रिवाइव करना। इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसलिए बैठें और कोई कंडीशन नहीं रखें। आई कम एंड टॉक एनीथिंग एंड देन फाइंड अ सोल्यूशन वे आउट। आई थिंक लेकिन अगर ये कहें कि मैंने बात ही आर्मी से करनी है, आर्मी इज़ नॉट गोइंग टू टॉक। आर्मी के साथ बहुत आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे और जिस तरीके से की है दे आर आउट ऑफ इट। अब आपके पास 2 रेमेडीज हैं, एक कोर्ट्स आपके पास रेमेडीज के लिए हैं, आप उनसे जरूर रेमेडी लें। और सेकंड है हुकूमत से मुज़ाकरात करें एंड फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन बार बार आपको ये बात करनी मिलिट्री के बारे में, चीफ के बारे में, DGISPR के बारे में, इन सीरियसली अफेक्ट द मोरल। आपकी इतनी शहादतें हो रही हैं, आप कभी इतने नहीं होते 6 महीने में। और उसके बाद जो मोरल ऑफ ट्रूप्स को होता है कि वो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, दे फील हमारे लीडरशिप के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं और हमें ये, और अगर हम शहीद होते हैं तो हमारे साथ ये किया जाएगा।
आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी जो सीरियस बात है। इससे 9 मंथ भी गुजर गया। 2-3 ऑप्शन ऑनेस्टली आई फील, 1 रेमेडी फ्रॉम कोर्ट, नंबर 2 टॉक टू गवर्नमेंट, एंड नंबर 3 है कि आप बिल्कुल कोर्ट के थ्रू बाहर आएँ, आप इलेक्शन लड़ें, बाई इलेक्शन लड़ें, असेंबली में जाएं एंड प्ले अ पॉजिटिव रोल ऑफ ऑपोजिशन लीडर, जो कि एक होना चाहिए। साथ केस करते रहे, असेंबली में अगर लीव मिलती है, 47 की प्रॉब्लम है, 45 की प्रॉब्लम है, प्लीज उस, लेकिन इसलिए कि अब मुल्क को वी कांट अफोर्ड इट। इस वक्त जो हालात हैं बहुत खतरनाक है मुल्क के लिए। आपने इंडिया का हाल देख लिया, वो कैसे कश्मीर को कैश कराता है, कैसे वो टेररिज्म को करता है, कि किस तरीके से हालात करता है। सो वी हैव टू शो नेशनल यूनिटी एज फार एज मिलिट्री एंड अवाम की जो रिलेशनशिप है, इसमें एटलीस्ट वी शुड नॉट ट्राई कि इसमें कोई नुकसान हो। जी आमिर साहब, ये जो नेशनल यूनिटी की बात है, आपको लगता है कि ये इस वक्त हम उस स्टेज पर हैं? लिखने वाले तो ये भी लिख रहे हैं कि 9 मई के बाद अगर हम, जैसे हमने भी अपने प्रोग्राम में बात की कि अगर इससे आगे ना बढ़े तो मामलात फिर यहीं रुके रह जाएंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर जिन्होंने ये सब किया उनको सजा ना मिली तो भी मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई का इतना सख्त बयानिया और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक बहुत सारे सबूत उनके पास हैं, तो आपको लगता है इतने सख्त बयानिए के बाद भी हाफिज अहमदुल्ला की बात में कितना वजन है कि बानी पीटीआई से अभी बात बनी है, कोई रास्ता निकल सकता है उनसे बातचीत का? पता नहीं हाफिज अहमदुल्ला साहब मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो इमरान खान ने कहा है ना, उसका कह रहे होंगे कि रास्ता निकल सकता है। DGISPR ने 9 मई से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद भी मैंने कहा था कि 9 मई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर उनके जिम्मेदारान को आगे नहीं बढ़ सकते आप। ये जो कहानी है ना कि आगे बढ़ जाएं 8 फरवरी के बाद, वो नहीं होगा। और आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि कोई बातचीत नहीं हो रही, इमरान खान के साथ कोई बंदा बात नहीं कर रहा, उनके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया जा रहा। और जवाब यह है कि जिसने जो फैसले देने दे लें, हमारा फैसला मौजूद है और वो नहीं होंगे पब्लिक में। ठीक है कि ये जो कहानियां चल रही हैं कि जी बातचीत, हाँ कुछ लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाएं ताकि एक अनार्की का और हो, और उसके लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं किसी तरीके से। अब आप देखें कि KP की गवर्नमेंट, उनको कबूल है, नेशनल असम्बली में सीटें मौजूद हैं, वो कबूल है इन्हें वो सब कुछ कबूल है जो 2018 में इनके लिए किया गया, और जो 2024 में इनके खिलाफ हुआ, इनके वो खिलाफ हैं। इनको फॉर्म 47 याद आने लग गया कि भाई ये तो बहुत बुरा काम हो गया। पाकिस्तान एक सर्कल में है, हम हर दफ़ा बात करते हैं और उससे हम निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। फौज के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी अगर आपको बातचीत करनी है, सियासी जमातें मौजूद हैं, आप जाके वहाँ पे बात कर लें। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनकी पार्टी के बारे में, इनके बारे में बता दिया है। उसमें कोई शक और अभाम है, बेशक फिर हाफिज अहमदुल्ला के पीछे आप लग जाएं। इस मुल्क में कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां तो चलती रहती हैं, मुझे कोई मसला नहीं है कि हाफिज अहमदुल्ला साहब क्या कह रहे हैं। तो मैं तो यही समझता हूं कि शायद वो कहानी ये कर रहे होंगे। अब लंदन प्लान वो जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं, भाई लंदन प्लान तो आपका बना था, जिसकी वीडियो भी आ चुकी। आप थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, और चौधरी शुजात थे, परवेज इलाही साहब थे, फिर डॉक्टर तारुल कादरी थे, और आप लोगों को बाकायदा लॉन्च किया गया सिविलियन हुकूमत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, और आपकी एक एक चीज़ ओपन हो चुकी। अब आप पहले कहते थे कि अमेरिका ने ये काम किया, फिर आप जनरल बाजवा को कहते थे मीर जाफर सादिक, आखिर में मोहसिन नकवी आपने तलाश किया, और उसके बाद अब जनरल आसिम मुनीर आपका निशाना है, पाकिस्तानी फौज के जो सरबराह है। और बार बार उनको आप लिंक करते हैं कि मैं खत भी उनको लिखूंगा, और खत भी आपके जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो बना रहे हैं, और वो बाहर से सोशल मीडिया पे इसको ट्वीट करते हैं, एक्स पे डालते हैं, चीज़ें करते हैं। बात यह है कि जी आपको रास्ता जिनसे आप लेना चाहते हैं, जिस गेट नंबर 4 से आप खड़े हुए थे और जो दरवाजा बंद हुआ है, वो आपके लिए बंद है। आज इस वक्त तक मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि अभी जहां जहां जिसने जो फैसले करने हैं कर ले। जिस तरह मैं कहता था 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, और नहीं हुए, तो फैसला भी मैंने अगला भी बता दिया कि जिसने जो करना है वो कर ले। आप वीडियो लिंक पे लाना चाहते हैं, ले आए। लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि फिर सारे कैदियों को, जो वो कहते होते थे ना फैसल साहब, जब नवाज शरीफ का किस्सा आता था, फिर 80,000 कैदियों को छोड़ दें। आज इनका जवाब लॉ मिनिस्टर ने कहा जी कि फिर वो सारे कैदियों को, जब भी वो किसी लॉ पॉइंट पे, ये कोई पर्सनल हियरिंग नहीं है, नैब का केस है, जनरल मुशर्रफ का केस है, डिक्टेटर का बनाए हुए कानून का, उसको ये अब रखना चाहते हैं। उन अमेंडमेंट्स को भी खत्म कराना चाहते हैं जिसके लिए इन्होंने 2 ऑर्डिनेंस इशू किए थे। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने, लॉ पॉइंट पे जब बोलेंगे चीफ जस्टिस जाने,
इमरान साहब जाने और फिर वो चीखें जाने जब सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे और वो सामने होंगे। इनके वकला की भी 3.25 मिनट में पूरी इज्जत हुई थी, सारी दुनिया ने देखी है कि क्या जवाब था उनके पास जब वो अपना बल्ला डिफेंड करने के लिए खड़े थे और किसी चीज़ का जवाब नहीं था। ये नैब पे भी आ जाए जी। अयाज साहब, ये तो चलें, शुक्र है, तसल्ली हुई कि कोई मुज़ाकरात ना हो रहे हैं ना होने जा रहे हैं, क्योंकि आमिर साहब ने जितनी अपनी चीज़ें बताई हैं कि वो एग्जैक्ट साबित हुई हैं, तो इसका मतलब है ये इस पर भी 100% हमें एतमाद करना पड़ेगा, एतबार करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब ने कहा 3 वो ऑप्शंस की बात कर रहे थे, वो तीसरी भी उन्होंने दूसरी वाली दोहरा दी। मेरा ख्याल वो ये कहना चाह रहे थे कि तीसरा ऑप्शन ये है कि ये फिर सब्र करें और तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो ज़्यादा मुनासिब मुझे लगता है इस स्टेज पे जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, वो आर्मी चीफ को ख़त लिखना चाहते हैं, मतलब लिखना चाहते हैं तो लिखने दें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। जब वो इनसे बात ही नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वो एक रद्दी की टोकरी पड़ी होती है, वो ख़त आएगा उसमें आप डाल दें उसमें आराम से, इसमें क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। वो वीडियो लिंक पे उनको अगर चीफ जस्टिस साहब इजाज़त दे रहे हैं, वहाँ श्रेडर होते हैं जो भी होता है वो, मैं तो ज़ाहिर है इतना नहीं हूँ ना वाकिफ़ उनका, ना मेरा इतना जाना होता है वहाँ, इसलिए मुझे पता नहीं है बहुत सी चीज़ों का। तो मसला वही है कि वो अगर बाकी अगर वीडियो लिंक पे उनको दावत दी गई है तो जो उनके वकला का अशर हुआ हो सकता है उनसे ज़्यादा बुरा अशर हो जाए, लेकिन वो विक्ट्री क्लेम करेंगे इसमें कि वो जो पाबंदी लगी हुई है इतने अरसे से, वो तो उनकी वो तो लॉटरी निकल आई ना। चीफ जस्टिस साहब ने लॉटरी निकाल दी कि आए जी आप बात करें, और चीफ जस्टिस साहब खुद ही तो ये लाइव दिखा रहे हैं, मतलब वो जाहिर है आप लाइव दिखा रहे हैं तो वो परसों ये तो नहीं कहेंगे चीफ जस्टिस साहब के नहीं जी बस लाइव जिन्ना दिखाना सी दिखाता है, बस इसके बाद अब लाइव नहीं दिखाया करेंगे। तो वो तो मेरे ख्याल ये भी उनकी विक्ट्री है। अब मुझे नहीं पता कि ये प्रेशर की वजह से है या वो जो नई मशरफ भट्ट को नया कटा खुलवा देते होते हैं, हाफिज अब्दुल्ला से उन्होंने खुलवा दिया कि कोई बातचीत जारी है, कुछ चीज़ें टाइम लगेगा, मतलब वो भी अपनी जगह ज़ाहिर है दावे ही है ना, दावों पे हम क्या कह सकते हैं। सर्टेनिटी तो वो जो आमिर साहब ने बता दिया उसमें है, और वो DGISPR की हमने वो मीडिया टॉक भी उस दिन देख ली, उसमें उस हद तक तो हम समझते हैं कि जी वो यकीनी बात है कि कोई ऐसी बात ना हो रही है ना होगी। अब बात फिर वो 2014 पे चली जाती है कि वो लंदन प्लान उनको किया गया, अब वो इस चीज़ की भी ऑफर कर चुके हुए हैं कि जी आप उस पर भी बना लें, वो जुडिशल कमीशन बना लें, तो बना लेना चाहिए। मतलब वो सारे कैरेक्टर्स तो हम तो सिर्फ नाम ही लेते हैं ना उन सारे कैरेक्टर्स का, एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेड भी होने दें उसको, हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें मौजूद थे। और उसके बाद फिर जब रिजीम चेंज होती है उस पर भी मेरे ख्याल एक बना लेनी चाहिए, जो कि इंतहाई आइनी काम किया गया था, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, उस पर भी पता चल जाए कि कौन कौन थे कैरेक्टर्स का पता चलना चाहिए। अब हमें क्यों नहीं, मतलब हमारा राइट नहीं है एज पब्लिक कि हमें इन चीज़ों पे जिस पे सिर्फ बहस होती है, वो उधर से वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, इधर से उन पे इल्ज़ाम लग रहा होता है, तो लेट्स सेटल इट वंस फॉर ऑल, मसला आगे बढ़ जाए ना। हम 9 मई से तो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी यही रो रहे थे कि यार 50 साल इसी को लेके चलना है। चीजें स्टैंड स्टिल हो चुकी हैं, और माजरत के साथ जब मैंडेट का एहतराम नहीं होगा इस मुल्क में, उस वक्त तक चीजें ठीक नहीं होंगी। ये किसी का भी मैंडेट हो, नवाज शरीफ साहब के मैंडेट का एहतराम नहीं हुआ, चीजें खराब हुई, इमरान खान साहब के मैंडेट का एहतराम नहीं हुआ, चीज़ें ख़राब हुई, और ये सिलसिला इसी तरह ज़्यादा देर नहीं चलाया जा सकता। ब्रिगेडियर साहब बार बार कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ब्रिगेडियर साहब उसमें गिव एंड टेक करना पड़ता है। जब स्टेबिलिटी की आप बात करेंगे, आप एक 2 फरीक हैं, 4 फरीक हैं, उस सबका कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसलिए बेहतर ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अगर वहीं रहना है तो फिर आई एम सॉरी, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और खुदा ना खास्ता फिर माशी बेहतरी भी नहीं आएगी। ऐसा एक ज़िमनी सा सवाल है, मीडिया पर भी तो बातचीत हो रही है ना, जजेस साहिबान के रिमार्क्स में बारहा ये बात आ रही है कि जो होती है बात उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता। वो अटॉर्नी जनरल साहब का आप कह रही हैं कि वो खत का हम तो मतलब निकालते ही गलत है ना। आपसे किसने कह दिया? मीडिया से ज्यादा तो तबाही फैलाता ही कोई नहीं इस मुल्क में। ये सब इस एक चीज पे इनका इत्तेफाक है
जब तक कि ये ऑपोजिशन में नहीं जाते। ऑपोजिशन में जाते हैं, मीडिया डार्लिंग बन जाता है, फिर वो कहते हैं ऐसी की तैसी को पीका ऑर्डिनेंस आया, हम आपके साथ खड़ेंगे। यही आज के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जी, इन्होंने हमसे कहा था कि ऐसी की तैसी को पीका ऑर्डिनेंस लेके आए, अगरचे हमने याद दिलाया कि हुजूर 2016 में आप ही की गवर्नमेंट लेके आई थी। उनका नहीं, अब कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, और वो वहीं खड़े हैं। हम शायद हम ही गलत है ना, हम ही आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। फैसल साहब बुनियादी दुआ छोटी सी बात जी, आमिर साहब, वो जो अयाज साहब ने चूंकि बात कही ना कि जब तक आप अपोजिशन में नहीं आते, यहाँ अपोजिशन के जो लीडर अडियाला में मौजूद है ना, कल इमरान असगर ने, हमारे जो साथी वहाँ अडियाला जाते हैं, उनसे पूछा कि जी आप रोज गिला करते हैं, आप हमें बताएं हमने आपकी कौन सी रिपोर्ट नहीं की खबर। दावे से कहता हूं कि आपकी हर खबर छपती भी है और चलती भी है, मैं अपने इदारे की बात कर रहा हूं। तो एकदम हंस के कहेंगे यार मैं तो पीटीवी देखता हूं, मेरे तो देख के सर में दर्द हो जाता है। तो बस गिला सबको रहता है। सही है। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, मुबैना मदाखलत भी जारी है अदलिया में, अदलिया को भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ शिकवे शिकायत हैं इदारों से, बशमूल मीडिया से, आपको क्या लगता है बानी पीटीआई को उन्होंने वीडियो लिंक पर दावत दे दी, वो जो अयाज साहब बात कर रहे थे कि फिर ये उनकी क्या विक्ट्री होगी कि वो उनको सब देखेंगे अगर वो लाइव होता है, तो आपको लगता है कि फिर पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है जो कहा जा रहा है? वो एक तो आज आपका सवाल है ना, बड़ा मुश्किल है और इसका जवाब देना उससे ज्यादा मुश्किल है। सबसे आसान जवाब देना तो आमिर साहब के लिए था, वो दे के चले गए। ब्रिगेडियर साहब ने 6 की 6 बॉलें बाहर करवा दी, रोकने ही नहीं है। चले आप कोई चौके छक्के पे जाए ना, बाउंड्री पे जाए, आप यॉर्कर या बाउंसर मारने की कोशिश करें आप। विकेट उड़ाओ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मैं कुछ इस पर चौक करके सिंगल भी लूं। बात यह है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिस तरीके से इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, अदालतें फैसले करने में आज़ाद हैं, तो हमें यकीन करने देना चाहिए कि इसी आज़ादी के तहत ही जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये फैसला किया होगा। जो उनको ऑनलाइन जो बुलाया है उनकी समाअत के लिए, हो सकता है आज उनको ऑनलाइन बुलाया गया है, कल उनको फिजिकली जो है वो तलब कर लें, ये तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए ये जो बातचीत कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत इमरान खान साहब की होगी या नहीं होगी, ज़ाहिर है फौज का वाज़ेह बयान आ गया है कि नहीं होगी, तो हमें तो इस बात पे भी यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं होगी। हम कैसे इस बात पे हम शक कर सकते हैं? लेकिन माजी में भी जो बातचीत हुई है ना, कोई वो ऑन दी रिकॉर्ड नहीं होती, वो कैमरे के सामने नहीं होती, या बातचीत होने के बाद कोई दोनों फरीकें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि हमारी ये बातचीत हो गई है, हमने इस बातचीत में ये तय किया है कि अब हमने मिलकर सामने वाले की जो है ना विकेट उड़ानी है। बस बेनज़ीर साहिबा की और जो परवेज़ मुशर्रफ का रब्ता दुबई में हुआ था, क्या वो ऑन दी रिकॉर्ड हुआ था? उसके बाद क्या दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ज़राए से खबरें आई, लोगों ने अपने गुमान के मुताबिक बात की, या बहुत अरसे बाद ये चीज़ जो है वो लीक हुई। अभी आमिर साहब ने जो हवाला दिया, इमरान खान साहब ने जो ISI के साबिक चीफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब के दौर में जो कुछ किया, वो कोई ऑफिशियल दोनों के दरमियान तय हुआ था कि हमने ऐसा काम करना है? खामोशी से के साथ ही तय हुआ होगा ना? या आमिर साहब जो मुस्तकिल हवाला देते हैं कि एक साजिश करके जो है नवाज शरीफ की हुकूमत को जो है वो फारिग करवाया गया, अदालतों को मैनेज किया गया, तो वो कोई किसी का तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था इस्टेब्लिशमेंट का किसी के साथ कि हमने ऐसा काम करना है? या फिर इमरान खान साहब को 2018 में लाया गया, सबको पता था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने खुल के जो है इमरान खान का साथ दिया है, एलानिया साथ दिया है। 2024 जैसा इलेक्शन नहीं था, लेकिन 2018 में भी जो कुछ हुआ वो कुछ कम तो नहीं था, उस इलेक्शन तो वही मैनेज था, तो वो भी कोई क्या तहरीरी एग्रीमेंट था इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का, हमने ये काम करना है? या फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब की जिस तरह वापसी हुई, हमें आपको तो पता है ना किस तरह वापसी हुई, उस पर भी कोई इनका कोई तहरीरी एग्रीमेंट हुआ है? अगर मुस्तकबिल में भी कोई इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत होनी है सही, तो कोई तहरीरी एग्रीमेंट तो नहीं होना सही। ये तो हम अपने अंदाजे और गुमान पे बात करेंगे ना कि भाई लग रहा है कि इशारे मिल रहे हैं कि मामला जो है ना वो हो गया है। जैसे माजी में हम लोग करते हुए आए, कोई दोनों फरीकैन कोई ऐसे कोई मायदे पे दस्तखत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे वहाँ भाई बातचीत शुरू हो गई है, ऐसा तो नहीं होता ना। कभी माजी में जो है वो ऐसा हुआ, अगर होनी होगी या नहीं होनी होगी, जो भी जो है वो सूरतें होंगी सही। तो लेकिन जो सूरत-ए-हाल है, हम ये सारी बातें करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए, तो सियासी इस्तेकाम की जो अज़ाए तरकीबी है जी जी,
उसको मलूज़े खातिर रखाए बगैर तो बिरयानी नहीं बननी। अगर बगैर नमक नहीं 12 मसाले हैं 16 अज्जाए तरकीबी में नहीं 12 हो या 16 हो, लेकिन बगैर मसालों के तो बिरयानी नहीं। आपने अज्जाए तरकीबी के साथ बिरयानी भी बोल दी ना। हाँ तो यही पूछा ना 12 या 16। 12 देखिए 12 और 16 पे तो डिबेट हो सकती है कि 12 मसाले होने चाहिए 16 होने चाहिए, लेकिन मसाले तो होने चाहिए ना। मसालों के बगैर तो नहीं बनेगी। क्योंकि मसाले इतने भी तेज होते हैं ना, वो कहते हैं खुद को जन्नत से बाहर निकल गया। ऑयल को अच्छा वाला डालिएगा उसमें बिरयानी में। देसी भी बेहतर है। आमिर साहब जितना भी मुश्किल करें, मैं बिल्कुल आपने मुश्किल नहीं होना जी, बिल्कुल मैं यही आपको कह रही हूँ। ब्रिगेड साहब आप क्यों इस्तेमाल दिला रहे हैं इनको? मैंने बड़ी ऑप्शन दे दी ना सवाल में, मुश्किल होने की गुंजाइश ही नहीं है सवाल के मुताबिक। नहीं मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे फैसल साहब ने 16 मसालों वाली बिरयानी कराची दफ्तर में एक खास बाजार से मंगवा के खिलाई थी। अच्छा, इसलिए मैंने पूछा था। ये वाह 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 सुभान अल्लाह। फैसल साहब ये मुश्किल होने वाली बात है, ये कोई यादों की कोई याद पसंद आई थी तो जिक्र कर रहे हैं ना यार उसका। हाँ देखिए इस पर आप मेरे ख्याल में बिरयानी पे रखते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। बिरयानी कल का सवाल रखते हैं आज। अच्छा, नहीं इसके बाद ये बिरयानी उसके बाद ये अगले दिन हमें वो जो एमक्यूएम के एमएनए थे ना जो शहीद हो गए जी, उनके रेस्टोरेंट पे जाके इन्होंने झींगे की बिरयानी भी खिलाई थी। चले फैसल साहब नहीं उसमें आलू डालेंगे कि नहीं बिरयानी में, ये भी बड़ी बहस होती है। अकरबा परवरी की मिसालें हैं जो आमिर साहब बता रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीट करें क्योंकि नहीं अगर मैंने गलत कही है तो बता दें। ये आज अपने इलियास साहब ने और आमिर साहब ने आज दोनों ने मुझे मिलकर ना इलियास साहब बनाया हुआ है, लेकिन मैं आज के माहौल में इस खुशी में राजी हूँ। यार मसाले आप ढूंढ रहे हैं, बिरयानी आप ला रहे हैं। चले फिर इलियास साहब की तरफ जाया जाए। तो बिरयानी में आलू डालेंगे नहीं डालेंगे यार ये बता ही नहीं रहे आप। कमाल है। अरे भैया उसके बगैर कैसे मौका तो देना। मैं आखिरी बात कर दूं, जब भी चीजें तब्दील होंगी ना आनंद फानन तब्दील हो जाएगी। सही आनंद फानन हमारी और आपकी ट्यून भी तब्दील हो जाएगी। हम सब जो है ना कहने लगेंगे कोई हम क्यों अल्लाह का शुक्र है हमारी ट्यूनिंग भी ऐसे हो गई है ना, हमें पता चल जाता है कि आजकल गद्दार कौन चल रहा है, मोहब्बे वतन कौन चल रहा है। तो जब भी ऐसी तब्दीली आएगी तो हमें भी आनंद फानन हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद उस ट्यून में जो है ना वो लग जाएंगे। और जो हालात चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कमजोर पॉइंट क्या आ गया कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं ना वो एस्टेब्लिशमेंट का बाजू नहीं बन पा रही। ये जो फॉर्म 47 है ना ये इन सियासी जमातों को ना ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा। ये एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना वो एक कमजोर पॉइंट, अगर एस्टेब्लिशमेंट का ये बाजू बन जाती तो शायद इमरान खान की वो पोजीशन नहीं होती जो आज हम और आप देखते हैं, जो आज हमने और आपने इतना हुआ उनका बनाया हुआ। जी ठीक इलियास साहब इस वक्त जो मुज़ाकरात के लिए फिर एक कुछ दिनों बाद हर हफ्ते हर 15-10 दिन बाद एक बात निकल आती कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जी बैकडोर डिप्लोमेसी हुए। ये कोई ऐसी चीज़ कोई होती तो बिल्कुल इस पर बता दी जाती है। ISPR ने तो साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता पॉलिटिकल जमातें एक दूसरे से रब्ता करने की कोशिश करें कि जी कुछ ना कुछ किया जाए। इसके अलावा तो और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इससे है नहीं है। क्योंकि दो बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो तो आपको पता है कि वो तो इस बात पर खुश हैं कि वो साइड पर है पार्टी, बिल्कुल वो अगर उसको साइड पर लगा हो तो इस वक्त ये पार्टियों की मौजूदगी हुई है। अगर वो पार्टी आ जाए तो PTI तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैंडेट के हवाले से जो बात की जाती है लोगों के देखा जाता है तो वो सारा उधर मैंडेट उधर ही जाता है। तो इस सूरत हाल में इन दोनों पार्टियां इस बात पर खुश हैं कि वो पार्टी अगर बंद है ख़त्म हो रही है तो इनके लिए बेहतर है। तो इसके लिए वो तो बिल्कुल बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल माइनस के लिए भी लगे हुए हैं कि अगर माइनस के लिए इस पार्टी के बंदों को अपने साथ मिलाया जाए तो इसलिए आप देख लें कौमी असम्बली लें, सूबाई असम्बली ले लें, देख लें वो चलने नहीं देते कि मसले इस तरह है कि एहतजाज इस तरह करते हैं कि जिस तरह वो क्या कहते हैं रौला पड़ा रहता है हर वक्त, कोई ना कोई इस तरह चलता रहता है जो सूरत हाल। हाँ ये है कि मुज़ाकरात करने के लिए कोशिशें बीच में लगी हुई हैं कुव्वतें कि आपस में बातचीत करवाई जाए। वो इस बात को छोड़ते हैं कि जी बातचीत हो रहे हैं, मामला तय पा रहे हैं, इस तरह ये एक रूटीन का हिस्सा है सारा जो चलता रहता है। लेकिन जबकि फैसला हो गया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही आपस में करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और इस मुज़ाकरात का जबकि आप देख ले
बानी जो हैं पीटीआई के, वो नहीं चाहते कि वो मुज़ाकरात हों। वो उनकी तरफ से जो बयान जो आते हैं जी, वो हर बयान की आगे से एक टफ यानी कि दे दिया जाता है, जिसकी वजह से तमाम मामला जो बनते हुए भी हों ना तो वो खराब हो जाते हैं। सही बात। तो इसलिए उस पार्टी में अपने एक मसला चल रहा है, इधर भी चल रहा है जो सूरत हाल है। तो आप ये देख लें कि इसके लिए आइंदा चंद दिनों में ये सूरत हाल जो है बिल्कुल वाज़ह तौर, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फशे पुर्दा के जो उसकी वजह से पता चलता है कि कोई बातचीत नहीं आने वाले दिनों में हो रही। ये अदालतों में इस तरह ही मसले चलते रहेंगे और ये इसी तरह जैसे, तो ये बिल्कुल ठीक है अगर वो उनको जैसे अगर लेके आना अदालत में लेके आना है, अदालत की मर्जी है, अदालत उनको लेके आती है। ब्रेक से पहले मेरी टेंशन जैसे भी है उनकी अदालत की अपनी एक मर्जी है जो करना चाहिए, जिस तरह भी है हर एक को मिलनी चाहिए फ्रीडम, उसको राइट है कि वो जो जाए अदालत में जिस तरह भी जाके अपने बिल्कुल बताए कि जी मैं हूँ इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, अपने बारे में सफाई पेश करने के तो होना चाहिए। टेंशन बस टेंशन ये है कि कोई गिला तो नहीं रहा ना इलियास साहब आज। अच्छा अब फैसल साहब क्विकली बता दें, ब्रेक पे जाना है, आलू डालने हैं कि नहीं बिरयानी? नहीं, इलियास साहब को भी गिला है कि नहीं? आज कोई नहीं बोला। हाँ, इलियास साहब ने आज इसीलिए तो अपनी बात अच्छे तरीके से कन्वे कर वो खुश है। आज बात कहना चाहता हूँ जी आज इलियास दूसरा बने हुए, एक बात कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ने तो वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया है कि हम किसी तौर पे भी इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बिल्कुल वाज़े ऐलान कर दिया। जी लोगों को नहीं समझ। अगर मुज़ाकरात बाद में कोई ये इल्जाम ना लगाए कहीं और से इमरान खान रिलीफ ले लें तो बाद में कोई एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम ना लगाए। हाँ यार ये देखिए बाद में इल्जाम नहीं लगाना। आलू नहीं होंगे यार, आलू का तो बता। चले क्विकली ब्रेक लेने दें, ब्रेक बात कर लेते हैं जी। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हम रख रहे हैं, हुकूमती मुआशी इस्लाहात के साथ क्या गवर्नमेंट अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना पाएगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात जारी हैं। गवर्नमेंट ने IMF को मुआशी इस्लाहात की तरजीहात से आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF को प्लान भी फराहम किया जाएगा। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी करने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ किया जाएगा। दूसरी तरफ IMF ने 4 सालों में पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल कमी और सरकारी ज़खायर बढ़ने की पेशगोई की है। प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के सिवा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार दोस्त माहौल को यकीनी बनाना है। इसी से मुतालिक सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़, आपको समझते हैं कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम और जो मुआशी इस्लाहात हैं उसके दौरान अवामी मफादात को, एक जो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है उसको किस तरह से यकीनी बना पाएगी? दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो सरकारी इदारे जैसे PIA स्टील मिल और इसके ऊपर असद उमर और इमरान खान की 2018 इलेक्शन से पहले मंशूर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा था इन 100 दिनों में हम इनको या चला देंगे या बेच देंगे, और फिर वो भूल गए। PDM की गवर्नमेंट तो आई अदम एतमाद के नतीजे में और जाते हुए निजकारी के लिए एक रास्ता बना के गई। बहरहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन तमाम कारोबारों से जहाँ सिर्फ अफसरों के अल्ले तलल्ले पूरे होते हैं, अयाशियाँ लगी हुई हैं, मुफ्त टिकट बांटे जाते हैं। देखें कितने सालों से स्टील मिल बंद है और हर 3 महीने बाद उनकी तनख्वाहें ECC और कैबिनेट से अप्रूव होकर मुलाजमीन की चली जाती हैं। तो इन सफ़ेद हाथियों से फ़ौरन जान छुड़ाना, चाहे IMF आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमारे आप सबके मफाद में है। ठीक, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि जी ये पीपल्स पार्टी नहीं मानती, ये फलानी नहीं मानती। भाई जो नहीं मानती उन्हें कह खरीद लें आप, सिंध गवर्नमेंट पैसे लगाए और ले ले, क्या इशू है इसके अंदर? मतलब ना लड़ाई करें लेकिन जान छुड़ाएं अपनी कि जी आप PIA भी संभाल लें, आप चला लें, सारा का सारा सारी चीजें आप काबू कर लें। दूसरी बात, IMF के ऊपर 2 चीजें हैं। जैसे आपने रिपोर्ट का कहा कि जी वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी हो जाएगी। हमारे इदारों की रिपोर्ट ये है कि जी अगर तो IMF हो जाता है, जो कि उनको ख्याल यह है कि 100% हो जाएगा, एक महंगाई आएगी और उसके बाद 2 साल के बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, महंगाई कोई इनके लिए थोड़ी आनी है जो फैसले कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए आनी है, आम आदमी के लिए आनी है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूरी दिहाड़ी करता है, जो बेचारा मोबाइल पे भी टैक्स देता है, पेट्रोल पे भी देता है। ये बड़े लोगों के तो बड़े मसाइल है ना कि इनको तो सब कुछ मरात में मिलता है। जैसे कल भी मैंने कहा था, इनकी मरात छीन लें शहबाज शरीफ साहब, आम आदमी जो टैक्स चोरी करता है, मैं यकीन से कहता हूं जैसे वो येलो कैब से लेके हर स्कीम में आम आदमी ने अपना कर्जा वापस किया है, वो देगा, वो टैक्स भी देगा। फिर अगली बात यह है कि जी अगर
कमर नहीं है जी जी। और वो जो कहते हैं ना कि शबाना रोज मेहनत करनी है, वो बेचारी एक शबाना ट्वीट पे कहती रहती है, मेरे नाम ही बोली जाते हैं शबाज शरीफ साहब, तो वो जो है ना वो हम तो करी जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी इन हुक्मरानों को, इन अपोजिशन लीडरों को करवा लें, क्योंकि हमें तो पता है हमारी तो कमर पहले ही कसी हुई है, लिहाजा बेहतरी का रास्ता अपनाएं और मामला ठीक करें। अच्छा, शबाना के बाद ना कल रोज भी शिकवा कर रही थी। अच्छा, बात ये है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो उस वक्त स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो जाती तो ये इतना बड़ा सफेद हाथी पालने की जरूरत नहीं थी। ये तो निजकारी गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, कर ही नहीं सकती। निजकारी तो करें फौरन, इसमें तो मुझे कोई शुबा नहीं है। लेकिन जहां तक रिलीफ की बात है और तहफ़्फ़ुज़ की बात है, ये मेरी रूलिंग एलीट से एक रिक्वेस्ट होगी, हाथ जोड़ के मैं दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा कश्मीर के जैसे एहतजाज का इंतजार ना करें। आपको पता आज मालाकंड में एहतजाज, वहां पे हड़ताल हुई है, इसलिए कि आप अगर बोझ और नहीं उठा सकते, हम ये बिल्कुल तयशुदा बात है जी, ठीक। अगर आपने मजीद बोझ हम पे डालना है तो हम आपको अभी से बता रहे हैं कि खुदा ना खास्ता को हादसा ना हो, इससे पहले खुद को अपनी मराद दे दें, कुछ उसमें से बचा के। हमारे लिए महंगाई बढ़ी तो ये आपके लिए मुश्किल हो रही। जी इलियास साहब क्विकली। देखिए, अब महंगाई के लिए तो इनके जो IMF के तमाम स्टेप्स थे इन्होंने पूरे कर लिए थे। इसमें है कि स्टेट ऑन एंटिटीज़, यानी ये अदारे जो सरकारी अदारे, इनकी निजकारी वगैरह, ये एक टारगेट और एक टैक्स ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस है। अब गवर्नमेंट के लिए ये है कि इसको जो पूरा करते हैं, इनकी शराइत पर अमल दरामद करते हैं, तो देख लें उस पर अगर अमल दरामद के, क्योंकि आप देख लें 1050 अरब रुपए तो सिर्फ पेट्रोल पर टैक्स लेवी लेना है, जो कि मुफ्त का लिया जा रहा है 100 रुपए पर लीटर। तो इसी तरह अगर कोई मजीद इकदाम करने, आवाम को हर तरह का तो फंदे फंसा लिए हैं, तो अब यानी कि जो नया जो लेने आ रहे हैं तो बिल्कुल उस पर लेंगे, बिल्कुल आवाम के लिए मसला बनना है, इनके लिए और किसी के लिए नहीं। ठीक है जी, मसला आवाम के लिए है, दायरा कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्विकली ब्रेक से वापस यही सवाल ब्रिगेडियर साहब की राय लेंगे और फैसल साहब की हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है मुआशी इस्लाहात IMF के मुताबिक अगर गवर्नमेंट करती है तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना पाएगी? जिन शराइत पे माजी में IMF कर्जा देती आई है, तो अब ये जो कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो रिलीफ दिया गया है गंदम पे, बिजली के ऊपर, तो क्या इस रिलीफ का बोझ बाकी पाकिस्तान के ऊपर डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा? फिर दूसरी बात ये सामने आई कि जो उन्होंने बिजली के चार्जेस कश्मीरी दे रहे हैं, 3 रुपये चार्जेस लिए और बोला ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात और पैदावारी अखराजात ले रहे हैं। यानी कि ये साबित हो गया कि 3 रुपये पर यूनिट जो है आपका पैदावारी और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, बाकी आप जो है वो टैक्सेस ले रहे हैं। यानी कि 3 रुपये बिजली बना के आप में 70 रुपये की बेच रहे हैं, तो ये तो जुल्म है ना। तो ये तो सबसे आसान काम है, जब आपने कश्मीर में जो 3 रुपए का दे दिया, आप पूरे पाकिस्तान का सनती जोन जो है कश्मीर में जो है मुंतकिल कर दें, आपकी तो जो एक्सपोर्ट है वो आसमानों को छूने लगेगी। ये तो एक आलमी एजेंडा है ना कि पाकिस्तान को तरक्की ना होने दो, इतना इनके कौम पे बोझ डाल दो, इतनी महंगी बिजली कर दो, इतने पेट्रोल महंगा कर दो कि इस मुल्क में तरक्की ना हो सके। तो एक इंटरनेशनल एजेंडा है ना जो IMF जिस एजेंडे के तहत इस मुल्क पे आता है। आहिस्ता बोलो यार, कल सस्ता होना है। अपने माशी हालात, हम इस मजबूर है अपनी माशी मजबूरियों के तहत, हमारे माशी हालात हैं। लेकिन अभी तो बड़ा अच्छा काम हो गया कश्मीर में, अब सारा सनती जोन जो है वो आज़ाद कश्मीर में लगा दें पाकिस्तान का। ठीक हो, आप देखें पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी। आप जो 70 रुपए जो बिजली ले रहे थे, जुल्म है ना फिर बाकी लोगों के साथ। जी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन दुआ बात यह है कि एवरीथिंग इज डूएबल अगर आप अपना घर ठीक। कोई मैंने ड्रास्टिक एमरजेंट वो स्टेटमेंट नहीं देखी है या ऐसी कार्रवाई नहीं देखी है जिससे ये पता चले कि हम अपना घर ठीक करेंगे, ऑस्टेरिटी करेंगे और टैक्स चले में इनकम टैक्स चोर FPR में चोरी हो रही है, ये सब हो रही है। हम कहीं तो ये कहें कि हमने ये ऑस्टेरिटी कर ली है। आपके स्टेट कॉर्पोरेशंस, आपका इनकम टैक्स, आपका सेल्स टैक्स टोटल 3-4 हज़ार अरब, क्या हम अगर इससे आधा बचा लें, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्या हमें को टैक्स लगाने की ज़रूरत है या हमें वर्ल्ड में खुल के बात करने की ज़रूरत हो सकती है, हमारी हो जाएगी, बस बताएंगे कि जी ये देखें 1000 अरब हम अपने रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अवाम को महंगाई से निकालें। 2 साल हुकूमत के निकालने मुश्किल होंगे अगर ये IMF कंडीशंस आती हैं और हुकूमत अपना घर ठीक नहीं करती और अवाम को रिलीफ नहीं देती।
पीपल आर रियली वो पोलराइज सोसाइटी हो गई है, इनटॉलरेंस इन द सोसाइटी। बिल्कुल रियाज साहब ने बात की, कश्मीर की बात है, राइटिंग इज ऑन द वॉल, प्लीज रीड एंड डू करेक्टिव। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास खत्म हो गया जी। आप सबका शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।